Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT, and today we will going to discuss about a very important topic which is Kohlberg's नैतिक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी अच्छे से समझना और इजी भी है। बस ये आपको याद रखना है कि आप जो डिसीज़न लेते हो वो सही लेते हो गलत लेते हो, यही इसके बारे में बात की है, इसी टॉपिक में यही है और कुछ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे टॉपिक को क्योंकि टॉपिक की थोड़ा सा लंबा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था उसमें इन्होंने सिर्फ पुरुषों को लिया, महिलाओं को इन्होंने अपने प्रयोग में नहीं लिया। अब भाई जब ये पुरुषों को ले रहे हैं, महिलाओं को नहीं ले रही, तो महिलाओं को तो इस बात का बहुत ही बुरा लगेगा। तो इनकी एक छात्रा थी कार्ली गिलिगन, इन्होंने क्या कहा कि भाई आपने तो जेंडर बाइसनेस की है कि आपने अपने प्रयोग में सिर्फ पुरुषों को लिया है, महिलाओं को क्यों नहीं लिया। तो आपने तो ये गलत किया है ना, तो आपने जो नारीवादी नैतिकता होती है उसका तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, आपने सिर्फ पुरुषों को लिया है। तो इस तरीके से वाद विवाद भी हुए थे इनके सिद्धांत पर। और सेकंड, नैतिकता कहलाती क्या है भाई, नैतिकता कहलाती है जो सही गलत को पहचानना। ठीक है, जब आप छोटे होंगे तब आपकी एक बुक भी होगी नैतिक शिक्षा, उसमें आपको यही सिखाया जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। उसमें कहानी आपने ध्यान हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो वो नैतिक शिक्षा, तो उसमें कहानी भी होती थी एक सारस की और एक व्यक्ति की जो उसको मारता है, सारस ही कहते हैं क्या उसे, बगुला, जो बगुला होता है हंस, उसको मारता है और एक उसे बचा लेता है पानी पिला के। अब उसमें बचाने वाला बड़ा है या फिर मारने वाला बड़ा, तो इस तरीके से उसमें कहानी आती है ताकि आपको गलत और सही का पता चले। ठीक है, और सेकंड है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या होता है, मॉरल डिसीजन क्या होता है, तो भी मॉरल डिसीजन होता है जब हम सही गलत को पहचानते हैं, यानी हम एक ऐसी दुविधा में फंस गए हैं जहाँ पर हमें सही गलत को पहचानना है। अब जो सही गलत को पहचानने के लिए जिस शक्ति का हम उपयोग करेंगे उसको ही हम नैतिक तर्क यानी मॉरल रीजनिंग बोलेंगे। ठीक है, और जो ये कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था, ये इन्होंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यस, तो कोलबर्ग ने क्या किया है कि कोलबर्ग ने बताया है कि जो व्यक्ति में नैतिक विकास का सिद्धांत होता है वो अलग अलग सत्रों से होकर गुजरता है। तो लेवल्स, आप सत्र को लेवल कह सकते हो, तो इन्होंने 3 लेवल दिए हैं अपने नैतिक सिद्धांत के, और 3 लेवल में 2 स्टेज दिए हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस हो जाती हैं और 3 लेवल हो जाते हैं। तो फर्स्ट लेवल है जो कि पूर्व परंपरागत या फिर प्री कन्वेंशनल लेवल आप इसे कह सकते हो। इसमें भी 2 स्टेजेस हैं और इसमें जो एज है वो 4 से 10 साल है और चरण इसमें 2 हैं। 4 से 10 साल मतलब जो ये बच्चे की बात हो रही है इस लेवल में, प्री कन्वेंशनल लेवल में, उस बच्चे की एज 4 से 10 ईयर्स, यानी वो एज ग्रुप 4 से लेके 10 ईयर के एज ग्रुप वाले बच्चों की बातें हो रही हैं, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज क्या कहती है कि आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास की, पनिशमेंट एज ओबीडियंस, कि या तो बच्चा पनिशमेंट से वर्क करता है, जब उसे टीचर होमवर्क देती है तो उसे क्या रहता है कि भाई मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँ, अगर मैंने होमवर्क फिनिश नहीं किया तो मैम मुझे पनिश करेंगे, मैम मुझे डांटेंगे। और ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता क्या होती है कि भाई हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वो क्या होता है कि पनिशमेंट की भावना से ही बच्चे वर्क करते हैं, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो स्कूल का काम हो। तो ये कौन से एज ग्रुप की बात हो रही है, ये 4 से लेके 10 साल के बच्चों की एज ग्रुप बात हो रही है, प्री कन्वेंशनल लेवल है और इसकी फर्स्ट स्टेज है। अब सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं। यस, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है वो क्या है, आप यहाँ पे आइए, टिट फॉर टैट, जैसे को पैसा वाली भावना होती है बच्चों में इस एज में। जैसे कि अगर आप देखोगे 4 से लेके 10 साल के बच्चों को, आप ना माइंड में ये रखो कि जो ये बातें हो रही हैं प्री कन्वेंशनल लेवल की, उसमें जो बच्चे की एज ग्रुप है वो 4 से लेके 10 साल, यानी 4 से लेके 10 साल वाले बच्चों की बातें हो रही हैं। तो टिट फॉर टैट वाली भावना कैसे होती है कि भाई एक बच्चे ने किसी बच्चे की नोटबुक फाड़ दी तो वो दूसरा बच्चा भी उसकी नोटबुक फाड़ेगा कि तूने मेरी फाड़ दी तो मैं तेरी भी फाड़ूंगा। मैं तो प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है, मेरे ट्यूशन में बच्चे आते हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो 6 और 7 क्लास के बच्चे थे, एक ने एक की नोटबुक गलती से फाड़ी, उसने ऐसे नहीं फाड़ी कि मैं तेरी फाड़ रहा हूँ,
गलती से उसके नोटबुक का एक पेज फट गया, उसने भाई उसके 2-3 पेज फाड़ दिए, अच्छी खासी लड़ाई होगी। तो मैं तो फिर आंखों से देखा हुआ एग्जाम्पल बता रही हूँ। इस एज में बच्चे में टिट फॉर टैट वाली भावना होती है। पेंसिल तोड़ दी, मैं तेरी तोड़ूंगा। तूने मेरी पेन से इतना लिख लिया, अब मैं तेरे पेन को घिसूंगा। ये होता नहीं था जब आप छोटे थे, आपने भी की होगी कि तूने मेरे पेन से इतने पेज लिख लिए, ठीक है मुझे घिसाई दे। ले मैंने तेरे पेन की घिसाई दे दी। ऐसे कागज पे टुकड़ा तोड़ के और उसमें पेन को घिसते थे। हमने तो किया है जब छोटे थे, आपका पता नहीं। यस, अब बात करते हैं सेकंड लेवल की, जो कि कन्वेंशनल लेवल। तो फर्स्ट लेवल हम कर चुके हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसकी 2 स्टेजेस थी, आपकी पनिशमेंट और ओबीडियंस। और सेकंड थी टिट फॉर टैट, जैसे वो तैसा वाली भावना। इसमें जो बच्चे की एज ग्रुप होगी वो 10 से लेकर 13 वर्ष की होगी। इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, हमने पहले ही बात की थी। 3 लेवल हैं और हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेज के बारे में बात करते हैं। वैसे तो थर्ड स्टेज है, पर सेकंड लेवल की तो फर्स्ट स्टेज ही है। तो यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की जो भावना होती है, यानी जब बच्चा 13 से लेके 10 से लेके 13 साल का होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे में भावना होती है कि मैं अच्छा लड़का बनूं, मैं अच्छी लड़की बनूं, मैं मुझे गुड बॉय कहें, गुड गर्ल कहें, बोले कि क्लास में यही बच्चा अच्छा पढ़ता है, यही टॉपर है। तो इस तरीके की भावना होती है। आप इन ग्रुप से निकल के आए हो, आप कभी आप 4 से लेके 10 साल के भी होंगे, फिर आप 10 से लेके 13 साल के भी होंगे, फिर आप 13 से लेके बड़े भी होंगे। तो आप इन चीज़ों को अपने से रिलेट कर सकते हो कि जब आप 4 से लेके 10 साल के थे, तो क्या आपके अंदर ये भावना थी, टिट फॉर टैट वाली भावना थी। आपकी कॉपी किसी ने फाड़ी होगी, तो आपने भी क्या उसकी कॉपी फाड़ी थी। ठीक है, आप में भी क्या ये आदत थी कि मैं गुड बॉय बनूं, गुड गर्ल बनूं, मुझे स्कूल में सब बोले ये तो अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, ये क्लास की मॉनिटर है, सबसे अच्छा पढ़ती है। तो हम इस एज ग्रुप से निकल के आए हैं, तो हमारे अंदर भी ये भावना होगी। आप अपने आप से रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। यस, तो फोर्थ स्टेज में क्या है आपका, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यानी रूल्स आर रूल्स, दे कैन नॉट बी ब्रोकन, लॉ एंड ऑर्डर, कि जो नियम है वो नियम है, हम उन्हें नहीं तोड़ सकते, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, पर जो कानून बना दिए वो कानून ही हैं। तो ये वाली भावना भी बच्चों में होती है अक्सर 10 से लेकर 13 साल की एज ग्रुप में। यस, अब बात करेंगे हम थर्ड लेवल की, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें जो एज होती है, बच्चों की आयु सीमा होती है वो 13 एंड अबव, या तो 13 साल से ऊपर होती है। इसमें भी 2 चरण हैं, चलिए चरण के ऊपर बात करते हैं। यस, तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी इसमें क्या होता है, इस एज में जब बच्चा 13 साल से लेकर ऊपर का हो जाता है, तो इस एज में क्या होता है कि भाई हम समाज सेवा करें, हम समाज में कुछ ना कुछ योगदान दें, लोगों की हेल्प करें, और ऐसे कानूनों को तोड़ दिया जाए जिनसे लोगों का नुकसान होता है या फिर किसी की जान जाती है। किसी की जान से बढ़कर तो कानून नहीं होते। तो ये वाली भावना इस एज ग्रुप में बच्चों को आ जाती है। कौन से लेवल की बात हो रही है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो हमने तीनों लेवल के बारे में बात की, तीनों लेवल के स्टेज पढ़े। अब बारी आती है एक स्टोरी सुनाने की। तो चलिए आपको एक स्टोरी सुनाई जाए। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको जो कॉलबर्ग्स के 3 लेवल थे और तीनों लेवल में जो 2 स्टेजेस थी वो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आए। तो उसके बाद हम इस स्टोरी पे चलेंगे। तो ये स्टोरी है आपकी हिंज की। हिंज एक व्यक्ति होता है जिसकी जो पत्नी है वो बहुत बीमार होती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, और उसके लिए उसे एक मेडिसिन की ज़रूरत होती है, और उस मेडिसिन को ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। और जिस साइंटिस्ट ने वो मेडिसिन बनाई है, और जिस साइंटिस्ट ने वो मेडिसिन बनाई थी, वो अभी उसने लॉन्च ही नहीं की, तो वो हिंज को देने से मना कर देता है। तो फिर वो उस मेडिसिन को देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने तो अभी वो लॉन्च भी नहीं की, तो मैं तुम्हें उस मेडिसिन को कैसे दे सकता हूँ, और चलो मैं दे भी दूँ तो मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। अब हिंज के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो साइंटिस्ट को पैसे दे दे और वहाँ से वो मेडिसिन ले आए। तो वो बेचारा थक हार के आ जाता है और रोने लगता है कि क्या करूँ क्या करूँ। तो जैसे ही वो रात होती है, तो रात में सब सो जाते हैं, तो हिंज उस साइंटिस्ट के घर जाता है और उस मेडिसिन को चुरा लाता है। अब फिर वो अपने डॉक्टर को दे देता है और डॉक्टर उसका इलाज करता है। अब जब ये बात तो साइंटिस्ट को पता चलता है कि हिंज मेरी मेडिसिन को चुरा के ले गया, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और हिंज के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। जब पुलिस उसके पास आती है, तो अब पुलिस उसे कहती है कि भाई तूने ये मेडिसिन क्यों चुराई। उसने कहा कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उस मेडिसिन को ख़रीद पाऊँ।
तो अब आप मुझे बताइए कि हिंज ने सही किया गलत किया। हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी की। अब चोरी करना तो वैसे तो गलत बात है, बट उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी की, तो क्या उसने सही किया या गलत किया? तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है और आपको बताना है कि हिंज ने सही किया गलत किया। तो ये मॉरल रीजनिंग वाला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, जिसमें आप दुविधा में फंसे हो कि क्या सही है और क्या गलत है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।